का जो विवर्तन है फ्रेनेल वर्क का, उसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हमने जो ऑब्स्टेकल या अवरोध की जगह एक स्ट्रेट एज या तीक्ष्ण कोर रखी है, तो उसके कारण हमारे पास मैक्सिमास और मिनिमास किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इंटेंसिटीज़ का वेरिएशंस होते हैं, फ्रिंजेस समान या असमान दूरी पे बनती है, ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे। अब जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ओ एक अपारदर्शी अवरोध है जो कि कोई तीक्ष्ण कोर है, एक स्लिट एस रखी हुई है, लैम्डा तरंग लंबाई के एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, एक्स वाई एक पर्दा है, स्लिट कोर तथा पर्दा परस्पर समांतर तथा कागज के तल के लंबवत रखे हैं। एस को ओ से मिलाने वाली रेखा पर्दे पर सी पॉइंट पे मिलती है। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार पर्दे पर सी के ऊपर की ओर एक समान तीव्रता होनी चाहिए और सी के नीचे की ओर एक समान अंधकार होना चाहिए, जबकि यथार्थ में पर्दे पर सी के ऊपर की ओर समांतर प्रदीप्त और अदीप्त विवर्जन फ्रिंजें देखी जाती है तथा सी के नीचे घटते हुए तीव्रता क्रम में देखी जाती है फ्रिंजें, और कुछ दूरी पर जाकर ये शून्य हो जाती है। तो ये जो जहाँ पे हम कह रहे थे कि पूरा सी के ऊपर पूरी ब्राइटनेस होनी चाहिए, सी के नीचे पूरी डार्कनेस होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये जो फ्रिंजेस बन रही है, इसको हम फ्रेनेल वर्क विवर्तन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता तथा विवर्तन फ्रिंजों की व्याख्या। Intensity at a point outside the geometrical shadow and explanation of diffraction fringes। के ये जो आउटसाइड ज्योमेट्रिकल शेडो जो बन रही है वो क्यों बन रही है, कैसे बनेंगी। हम यहाँ देखते हैं कि W1 और W2 कोई भी एक तरंगाग्र है जो कि हमारी स्ट्रेट एज के इसके ऊपर गिर रहा है, सीधी कोर O पर आपतित है। माना C से ऊपर वाले किसी बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। P के सापेक्ष यहाँ पे जो ध्रुव है वो हम देख रहे हैं, जब इसको S पॉइंट से मिला है तो ये है O डैश है, अर्थात W1 W2 को अर्धकालिक जोन्स में विभाजित किया जा सकता है। अब इनको हम क्या करते हैं कि जो वेव फ्रंट है हमारा W1 W2, इसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी आयाम O डैश बिंदु से ऊपर के आधे तरंगाग्र तथा O डैश से O के नीचे वाले तरंगाग्र के आयाम के कारण होगा। O डैश के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको O डैश W के कारण और O डैश के बीच में जितने हाफ पीरियड जोन्स हैं उन सब के कारण हमारे पास इस पॉइंट पे होगी, जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि O से ऊपर के आधे तरंगाग्र के कारण हम ये मानते हैं ये O पॉइंट जो बना हुआ है, इस O से ऊपर का जो आधा तरंगाग्र है इसके कारण हमें पता है कि इसको हमने बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया, तो हमें पता है कि इन सारे हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हम पहले आर्टिकल्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो होता है आपका R1/2 के बराबर। तो ये हो गया R1/2। अब यदि O डैश O के जो निचले वाला पोर्शन है, ये छोटा सा O डैश और O जो डायग्राम के हिसाब से देखिए, इसके अंदर ये जो छोटा सा पोर्शन है हम ये मानते हैं कि इसके अंदर केवल प्रथम अर्धकालिक पट्टिका ही खुली है, या इससे जो आ पा रही है सिर्फ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आ पा रहा है। तो हमें पता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आयाम होता है R1। तो O डैश से ऊपर वाले के कारण जो टोटल आ रही थी O के ऊपर वाले के कारण वो थी हमारी R1/2, और इस पोर्शन में अगर सिर्फ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आ पा रहा है तो इसके कारण हम कहते हैं कि ये वैल्यू कितनी है हमारे पास R1/2। तो जो परिणामी आयाम है वो हो जाएगा R = पहले के कारण था टोटल R1/2, और अब के क्योंकि एक ही हाफ पीरियड जोन है तो इसका हमने R1 ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 3R1/2 के बराबर। तो इस स्थान पर प्रथम उच्चिष्ट तथा प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, जिसकी तीव्रता जो है वो हो जाएगी आपकी I = 9/4I1², क्योंकि तीव्रता क्या होती है, आयाम का स्क्वायर होती है। तो जो हमारे पास आयाम था उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो हमारे पास तीव्रता का मान आ गया। अब यदि डायग्राम से देखते जाएंगे हम, अब यदि O डैश O में निचले आधे तरंगाग्र जो था, जिसमें से हम पहले कह रहे थे कि O डैश O के बीच में से सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन आ रहा था, अब हम ऐसे कहते हैं कि B की वैल्यू को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है। B क्या चीज़ है हमारी, जो आपका ऑब्स्टेकल है और जो पर्दा है इसके बीच की दूरी है। तो पर्दे की पोजीशन को जब हम आगे पीछे करेंगे तभी
हमारे हाफ पीरियड जोन्स चेंज होंगे। तो हम कहते हैं हमने बी को इस तरह से चेंज किया है कि ओ डैश ओ के बीच में हम ये मान लेते हैं कि 2 हाफ पीरियड जोन आ गए। तो 2 हाफ पीरियड जोन के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, R1 माइनस R2, और ये नियरली इक्वल टू कितनी के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R हो जाएगा, जो अपन ने कहा था कि जो OW1 के कारण थी वो कितनी थी, R1/2, इसके कारण टोटल हो गई 2 आ रहे हैं तो R1 माइनस R2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनली R है वो रह जाएगा R1/2, जिसको कि हमने इक्वेशन 2 से शो किया है। और अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो I इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसको स्क्वायर कर देंगे तो R1²/4। इस स्थान पर प्रथम निम्निष्ठ अथवा अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। यहाँ एक और नोट करने की बात है कि यहाँ निम्निष्ठ हम उसको कह रहे हैं जो कि मिनिमम हमें इंटेंसिटी मिल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिनिमा है वो 0 इंटेंसिटी के नहीं मिलते हैं हमें। यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू कम जरूर होती है लेकिन कभी भी पूरी तरह से 0 नहीं होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि O डैश O में जब अर्धकालिक पट्टियाँ विषम होगी तो P पर प्रदीप फ्रिंज बनेगी, और जब सम संख्या होगी तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल हो कर देगी, इस कारण वहाँ पे अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब हम अगला देखेंगे इसमें कि विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति और फ्रिंज अंतराल जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम। इसमें विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति और फ्रिंज अंतराल कैसे निकालेंगे। फिर वापस जो हमने सबसे पहले जो चित्र बनाया था उसी को हम देखेंगे। उस चित्र में हम देखते हैं कि P बिंदु उच्चिष्ट होगा यदि O डैश O दूरी में विषम संख्या में अर्धकालिक पट्टिकाएँ होती है। तो उस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि PO माइनस PO डैश कितना हो जाएगा, जब भी ये ऑड इंटीजर ऑफ λ/2 होगा, जब भी λ/2 का विषम गुणक होगा तो हमेशा उच्चिष्ट बनेगा, और जब PO माइनस PO डैश λ/2 का समगुणक होगा तो हमेशा वहाँ पे निम्निष्ठ बनेगा। तो अब हमें इस डायग्राम से, जो सबसे फर्स्ट पेज पे डायग्राम है, उससे हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है PO और PO डैश की। वो वैल्यूज़ इन दोनों फॉर्मूले में रखेंगे और हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि चित्र से, डायग्राम से देखें तो SO इज इक्वल टू नियरली SO डैश, और SO कितनी हमारी A है तो SO डैश भी नियरली इक्वल टू A हो गया। OC क्या चीज़ है आपकी, ऑब्स्टेकल और पर्दे के बीच की दूरी जो कि B है। तो ये जो B दूरी है ये हो गई आपकी OC इज इक्वल टू B। फिर हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट है C, और जहाँ पे हम ये इफेक्ट देख रहे हैं B पॉइंट पे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने मान लिया y, जो कि बहुत छोटी दूरी होगी। अब हम कह रहे हैं कि हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, PO और OP डैश की। तो PO की निकालने के लिए हम डायग्राम से कह रहे हैं कि जो PO है ये इस ट्राइंगल से, POC ट्राइंगल से अगर हम निकालें तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर के बराबर होगा। OC और CP की वैल्यूज़ रख के बाइनोमियल थ्योरम जब हम काम में लेंगे इसमें, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम इसलिए लेंगे बिकॉज दिस y इज़ वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू b, और जब ये कंडीशन होगी तभी हम सिर्फ बाइनोमियल प्रमेय काम में ले सकते हैं। तो बाइनोमियल प्रमेय काम में लेने पर हम बाइनोमियल थ्योरम काम में लेंगे, और उस बाइनोमियल थ्योरम से हम ये इक्वेशन निकालेंगे कि PO इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू हाफ इज इक्वल टू B, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज टू हाफ। जब इसमें बाइनोमियल अप्लाई करके इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो PO हो जाएगा, PO इज इक्वल टू B इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2B स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम SP स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। SP स्क्वायर के लिए ट्राइंगल हो गया आपका SPC, तो SP स्क्वायर हो गया, इसका बेस हो जाएगा आपका SO प्लस OC मीन्स A प्लस B। तो SP स्क्वायर हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो वही हमने लिखा, तो SP इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू हाफ। A प्लस B कॉमन लिया, फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की, इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व किया, तो हम कहेंगे कि PO डैश की वैल्यू आ जाती है हमारे पास A प्लस B प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A प्लस B, जिसको समीकरण 4 से दर्शाया गया है। समीकरण 3 और 4 को अगर मैं साथ लिखूं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो पथांतर है वो है PO माइनस PO डैश। तो हमारे पास अब इक्वेशन 3 और 4 से PO और PO डैश की वैल्यू पता है हमें, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन में रखें तो हमें मिलेगा PO माइनस PO डैश। PO की वैल्यू रखी इक्वेशन 3 से, तो ये होगी आपकी वाई स्क्वायर बाई 2
इंटू 1/b माइनस 1/a प्लस बी, दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू y² a/2b इंटू a प्लस बी। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अतः P बिंदु पर उच्चिष्ट के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो पथांतर है वो ऑड इंटीजर ऑफ λ/2 के बराबर होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ से y जो है वो अगर हम nth फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर हम nth के लिए ले रहे हैं 2n-1 ले रहे हैं, तो इसलिए y को yn लिख देंगे। तो यहाँ से ये जो yn वो हो जाएगा √ b इंटू ए प्लस बी 2n-1 इंटू λ/a। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है a, b, लैम्डा और a, ये सारी की सारी आपकी टर्म्स कैसी है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको एक कांस्टेंट हम जो वैल्यू है कांस्टेंट की, जिसको कि हम किसी भी टर्म k से डिफाइन कर देंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये आगे और भी डिस्कस करूँगी मैं फिर। तो yn को मैं यहाँ लिख सकती हूँ k √2n-1। ये इक्वेशन 6 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू k √2n-1, जहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी आपकी √b a प्लस बी λ/a के बराबर, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम किसी कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं। इसी तरह बिंदु P पर निम्निष्ट के लिए फिर हमारे पास इक्वेशन है कि PO माइनस PO डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर ऑफ λ/2 मीन्स 2n इंटू λ/2 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे फिर सारी वैल्यूज़ रख के फिर yn की वैल्यू निकालते हैं, जैसे समीकरण 6 निकाला था, और फिर yn की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो yn आ जाएगा √b इंटू a प्लस बी इंटू 2n λ/a। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, कि जो √b इंटू a प्लस बी λ/a, ये सारी ऐसी राशियाँ हैं जो कि नियत है, कांस्टेंट है। इन सब को हम किसी टर्म k से डिफाइन करें तो मैं समीकरण 6 और 7 को वापस कैसे लिख सकती हूँ। उच्चिष्टों के लिए हम लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू k √2n-1। सिमिलरली निम्निष्टों के लिए लिखते हैं yn इज इक्वल टू k √2n। तो हमारे पास समीकरण 8 और 9 समीकरण वो आ गए जिससे कि हम किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच में या किन्हीं भी दो डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी या फ्रिंज अंतराल निकाल सकते हैं। अब हम कहते हैं कि जो विवर्तन प्रदीप्त फ्रिंजों में अंतराल निकालना है, मान लीजिए हम n को लेते हैं 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्रिंज के बीच का अंतर निकालते हैं। तो समीकरण 8 में n की वैल्यू 1, 2 और 3 रखेंगे, फिर y2 माइनस, इस यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी, y1, y2 और y3। फिर हम वैल्यू निकालेंगे y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। तो हम ये देखेंगे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 0.73 k के बराबर आ रही है, और दूसरी जो y3 माइनस y2 है वो आ जाएगी 0.5 k के बराबर। तो ये हो गई इक्वेशन 10 और 11। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करते हैं हम कि दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच में कभी भी अंतराल समान नहीं है। पहले हमने देखा फर्स्ट और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच में अंतराल 7.73 है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बीच में अंतराल कम होकर 0.5 k हो गया। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पर जाएंगे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है इनमें अंतराल कम होता जाएगा, और कम अंतराल होने के कारण कुछ देर में ये वापस डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह विवर्तन अदीप्त फ्रिंजों के लिए अंतराल निकालना है, तो हम जो इक्वेशन 9 है अदीप्त फ्रिंजों के लिए कंडीशन, उसके अंदर n की वैल्यू 1, 2 और 3 रखेंगे। तो 1, 2 और 3 वैल्यू रखने पे हमारे पास y1, y2 और y3 तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास फिर उसके बाद हम y2 माइनस y1 कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली y3 माइनस y2 कैलकुलेट करेंगे, और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 0.59 k और 0.45 k। यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो ये फ्रिंजे हैं अदीप से आप हायर ऑर्डर में प्रोसीड कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, और किन्हीं भी दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी कभी भी समान नहीं है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि सीधी कोर से विवर्तन के कारण जो फ्रिंजें हैं वो हमेशा असमान अंतराल पे बनती है, तथा इनका जो अंतराल है वो उत्तरोत्तर रूप से घटता जाता है। ये देख 14 यही वाला है ना? हाँ नहीं, ये तो वो टीवी की फोटो है मेरे, उसमें एरर आ रही थी जो, पर ये बंद